about the meter bridge in continuations to the Beadstone bridge. So in Beadstone bridge, but we have studied that the जो बीटस्टोन ब्रिज में हमने पढ़ा था कि जो इस तरीके का डायग्राम हमारे पास था. ओके, सो इसको आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए. सो देयर वर द रेजिस्टेंस like this. So this was bit R1, this was R2, this was R3, and this was R4, and they were connected to some battery. Okay, so और यहाँ आपके पास था galvanometer, right? So in the balanced condition when Ig was equal to 0, तो उसकी कंडीशन क्या थी कि जो R2 अपॉन R1 का जो रेशो है वो R4 और R3 के रेशो के बराबर होगा. R4 अपॉन R3. सो इसका हमने ध्यान रखना है कि अब हमारा जो इससे हम एक डिवाइस बनाएंगे, इस प्रिंसिपल से एक डिवाइस बनाएंगे, उसका नाम है मीटर ब्रिज या हम इसको बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज. सो वी स्टार्ट विद दिस. व्हाट इज मीटर ब्रिज? इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए शायद हम समझते हैं कि इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो एक वायर हम लेते हैं वो 1 मीटर लेंथ की होती है और ये इट्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बीडस्टोन ब्रिज. सो प्रिंसिपल, ओके, मैं लिख दूंगा इट इज बेस्ड अपॉन बीटस्टोन ब्रिज. ये बीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है और जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको शुरू में यहाँ दे दिया है. दूसरा इसका पार्ट रहेगा कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसकी. कंस्ट्रक्शंस ऑफ द मीटर ब्रिज. सो कंस्ट्रक्शन में आपने साफ साफ यही लिखना है जो सामने आपको दिख रहा है. इसका हम एक बार एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि ये क्या है. हमारे पास एक मीटर ब्रिज है इसका नाम. तो इसका मतलब कि इसमें जो ये वायर है बिटवीन ए एंड सी जो हमने लगाई हुई है ये 1 मीटर लेंथ की है. दिस वायर इज ऑफ लेंथ 1 मीटर. वन थिंग. दूसरा जो इसकी इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, इज यूनिफॉर्म. वो यूनिफॉर्म है. ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आपको एक बार फिर से डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ. ये देखिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा पार्ट है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिर्फ ये वाला पार्ट है. दिस पार्ट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओनली. ओके, सो ये वाला पार्ट जो यूनिफॉर्म रहेगा मतलब आप वायर के जो 1 मीटर लेंथ की वायर है किसी भी पार्ट पर आप यदि देखें तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये ए है वो सेम रहेगा. अगली बात है कि आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिप्स होंगी, मेटलिक स्ट्रिप्स होंगी. जो ये मेटलिक स्ट्रिप्स हैं जो 90 डिग्री के ऊपर उसका जो शेप है दैट्स देयर इज वन एंगल दैट्स 90 डिग्री ओवर हियर और ये भी 90 डिग्री की है, राइट. इसके बीच में ये गैप है, यहाँ गैप एग्जिस्ट करता है जिसके बीच में आप एक रेजिस्टर जो है वो लगा देते हैं और जिस ये अननोन रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस आपने निकालना होगा और एक स्टैंडर्ड रजिस्टर होगा. जो एस है वो एक स्टैंडर्ड रजिस्टर होगा. सो दिस इज ए स्टैंडर्ड रजिस्टर. ओके, फिर नेक्स्ट है कि जो एक स्ट्रेट स्टेप होगी बीच में उसके मिडल से आप क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं. और गैल्वेनोमीटर किस काम के लिए होगा, गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट द करंट. ये देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर यूज टू डिटेक्ट द करंट. द करंट ये बताएगा कि आपका जो सर्किट है उसमें करंट चल रहा है या नहीं चल रहा है.
इसका जो अगला पोर्शन है, इसमें जॉकी जुड़ा होता है। वो एक मेटालिक रॉड होती है, जो कि इट इज़ अ मेटालिक रॉड, इट इज़ मेटालिक रॉड, और उसका जो एंड होता है हैविंग नाइफ एज। उसका जो एंड है वो नाइफ की तरह होता है, एज होता है, और ये जो जॉकी है, ये इस वायर के ऊपर हम इसको स्लाइड करते हैं, ऐसे करके। आपके पास ये वायर है जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर आप जॉकी को ऐसे करके, यूं करके स्लाइड करते हैं, ये वाला इसका जो पोर्शन है। सो एज द केस इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। ओके, इसका जो दूसरा नाम है वो स्लाइड वायर ब्रिज भी है। ओके, एंड देन जो इसके दो एंड है, जो ये जो 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 स्ट्रिप है आपके पास, जो 90 डिग्री के ऊपर बेंड है, इसका जो लोअर पोर्शन है, ये बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए इस पार्ट में ये बैटरी है और साथ में की है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीटर ब्रिज। अब देखिए कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को लीव करेगा, तो ये तो अब आप सीख गए हैं, और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आके ख़त्म हो जाएगा, और आगे बैटरी का इंटरनल प्रोसेस मैकेनिज्म काम करता है, और वो जो स्टेडी करंट जो मेंटेन रहता है, ये बाद की बातें हैं, ये आप सीख चुके हैं। अब हम अगले चलते हैं, अगले पेज के ऊपर। वहाँ हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग कैसे होती है, मीटर ब्रिज काम कैसे करता है। सो आर जो है एक अननोन रेजिस्टेंस है। ओके, वी हैव टू इवेल्युएट इट। ये अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में काम आता है, जिसकी वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है, और उसको हमने एक गैप में यहाँ उसको लगा रखा है। अक्रॉस अदर गैप बी कनेक्ट एक स्टैंडर्ड रजिस्टर एस को हमने जोड़ा हुआ है, राइट। एंड देन एक जॉकी इज कनेक्टेड एट सम पॉइंट डी ऑन द वायर। सो अब आप ऐसा करते हैं कि ये जो जॉकी है हम इसके ऊपर घुमाते हैं, जो L1 लेंथ है, ये वो वैल्यू है जिस स्टेज के ऊपर आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो बताएगा कि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो यू नोट डाउन दैट लेंथ। ओके, अब जॉकी कैन मूव along the wire and the portion AD of the wire we will note it down, right. So हमारे पास जो ये वाला जो पोर्शन है AD, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। यदि ये L1 लेंथ के ऊपर है, AD की लेंथ L1 है, तो इसका रेजिस्टेंस होगा R सेंटीमीटर इंटू L1। ओके, सो व्हाट इज R सेंटीमीटर नाउ। अब आप देखेंगे कि बात मैं रेजिस्टेंस की कर रहा हूँ, और इस पार्ट के जो यूनिट है वो आपको ओम मीटर लग रहे हैं या ओम सेंटीमीटर लग रहे हैं। ओके, ये ओम सेंटीमीटर लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जो ये R सेंटीमीटर है, दिस इज द रेजिस्टेंस, ओके, पर यूनिट सेंटीमीटर है। ओके, और यहाँ से जो लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में होगी, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, और ये बाद में आपका आंसर सिर्फ ओम में बचेगा। सो आर सेंटीमीटर, एल का मतलब है कि जो एल, जितना ये लेंथ L1 है, उसका अपना टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा। और जो दूसरा पोर्शन बचेगा, यदि ये सारी लेंथ 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर है, तो जो सेकेंड पोर्शन बचेगा जो DC होगा, उसका लेंथ कितना होगा, 100 माइनस L1 होगा। ओके, इफ दिस पार्ट इज सम L1 देन रिमेनिंग पार्ट इज 100 माइनस L1, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे आपके पास है रेजिस्टेंस R सेंटीमीटर, जो R सेंटीमीटर क्या है, यदि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है ये, तो बाकी बची हुई सारी लेंथ का कितना हो जाएगा, 100 माइनस L1 ओम्स आ जाएगा, बिकॉज इसके लोअर पार्ट में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा, और ये वाला आंसर भी ओम्स में आ जाएगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल। अब आप देखिए, आपके पास क्या है, चार आर्म्स हैं, एक ए बी है, दूसरा बी सी है, तीसरा डी ए है, और चौथा डी सी है। ओके, और इनके जो रेजिस्टेंसेस हैं, जो ए बी है उसका रेजिस्टेंस आर है, जो बी सी है उसका रेजिस्टेंस एस है, और जो ए डी है उसका रेजिस्टेंस है आर सेंटीमीटर एल, और जो डी सी है उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर सेंटीमीटर 100 माइनस एल।
अब L कुछ भी इसकी वैल्यू बाद में हो सकती है। यदि मैं L1 यहाँ लिखूँगा तो 100 माइनस L1 यहाँ हो जाएगा, सो ये क्वेश्चन नहीं है। आपने ये ध्यान देना है कि ये जो R सेंटीमीटर है, ये रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लेंथ का है और यदि ये 40 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती है, तो ये 40 ओम हो जाएगा। ये R सेंटीमीटर जो रेजिस्टेंस है, वो 1 सेंटीमीटर लंबी तार का है। तो यदि आगे बचे हुए जो 60 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि वो टोटल जो है 100 सेंटीमीटर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 ओम हो जाएगा। ओके? सो दिस इज़ द वे टू डू इट। और कई बार यदि मटेरियल बदलेगा, तो डिपेंड करता है बिकॉज़ resistance of the material is equal to rho time L by A। अब उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो यदि कांस्टेंट है तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड R इज प्रोपोर्शनल टू L। तो लेंथ बदलने के साथ जो है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू बदल जाएगा और नेचर ऑफ द मटेरियल बदलने के साथ भी इसका वैल्यू बदल जाएगा। इसलिए हमें ये असेंशियल है लेना कि कोई वायर आपने किस मटेरियल की चूज़ की है तो उसकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि उसके पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस उस मटेरियल का कितना है। फॉर दैट सेक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अब इसमें प्रोसेस में वर्किंग में और क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो ये हमारी वायर है, जो गैल्वेनोमीटर कंडक्टिंग वायर जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आगे एक मेटालिक रॉड जिसको हम जॉकी बोलते हैं इसके साथ जुड़ी हुई है, हम क्या करेंगे, जैसे हम स्विच ऑन किया होता है तो इसके बीच में से करंट फ्लो कर रहा है और आप जॉकी को एक एंड से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर मूव कराएंगे। तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर आप इसको ले जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपका गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा और इस स्टेज को आप ब्रिज का एक बैलेंसिंग पॉइंट कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड the four resistors are set with a balanced mode when Ig will be equal to 0। सो आप इस पॉइंट को, इस लेंथ को आप L कोई L1 मान लेते हैं। ओके, सो जो रिमेनिंग लेंथ क्या हो जाएगी, 100 माइनस L1 हो जाएगी। ओके, सो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस लेंथ का जो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R सेंटीमीटर जो रेजिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर वायर का है। तो यदि ये L1 है तो ये हो जाएगा R सेंटीमीटर L1। इसी तरीके से जो रिमेनिंग पार्ट रहा, यदि इतना इतना पार्ट तो L1 हुआ ना, जिसका रिमेनिंग पार्ट होगा 100 माइनस L1। तो इसमें जो 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R सेंटीमीटर। 100 माइनस L1 का कितना हुआ, गुणा 100 माइनस L1। इसके जो यूनिट होंगे वो ओम्स ही रहेंगे। राइट। सो अब हम क्या करते हैं, हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इसकी और इसकी रेशो, इसकी और इसकी रेशो बराबर होगी। मींस यूजिंग यूजिंग अब तो कहानी बहुत आसान होगी। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वो क्या कहता है, आर और नीचे वाला पोर्शन है R सेंटीमीटर इंटू L1। यही हुआ ना रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया और नीचे वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा। जो दूसरा पोर्शन है S और उसके नीचे वाले पोर्शन, इसका रेजिस्टेंस कितना, ये तो लेंथ है, तो रेजिस्टेंस कितना हुआ इसका, R सेंटीमीटर इंटू 100 माइनस L1। ओके, सो R सेंटीमीटर से R सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ही है, तो इसलिए डायरेक्ट कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं R इज इक्वल टू S टाइम L1 अपॉन 100 माइनस L1। ओके, अब ये जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है ये अननोन रेजिस्टेंस है। सो बाय दिस टेक्निक यू कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो जो S है ये आपके लिए नोन है। L1 जो है वो रीडिंग कहाँ से आएगी, जब जो कि आपको आप तार के ऊपर घुमाएंगे और IG की रीडिंग 0 हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर दिखाएगा कि यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो करंट फॉर द गैल्वेनोमीटर 0 हो जाएगा। तो फिर एक एग्जांपल के लिए करूँ, आगे हम आपके साथ एक एग्जांपल भी करेंगे कि यदि L1 40 है तो नीचे वाला पार्ट 60 बचेगा और ये आपको पता है तो सारे पैरामीटर जो है वो नोन हो जाएंगे और ये जो अननोन रेजिस्टेंस आपने यहाँ जोड़ा हुआ है उसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हो। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यदि हम एस की बाय चूजिंग द वेरियस वैल्यू ऑफ एस, यदि हम एस की अलग अलग वैल्यू को चूज करते हैं तो L1 की वैल्यू जो हो अलग अलग आएंगी।
So we should get the various value of L1 and we will calculate R each time. हर बार हम R को calculate करेंगे. Okay? अब यदि error होता है, if an error in the measurement of L1 will, यदि L1 की measurement में कोई error होता है तो naturally R की measurement में भी error आ जाएगा. Okay? So it can be shown that percentage error in R can be minimized by adjusting the balance point near the middle of the bridge. यदि हम बैलेंस पॉइंट को मिडल ऑफ द ब्रिज में यदि हम लेते हैं तो हमारी एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. सो दैट इज व्हेन L1 इज जस्ट क्लोज टू 50 सेंटीमीटर, तो एक सूटेबल चॉइस रहेगी एस के लिए. सो दिस आर द प्रिकॉशंस वन शुड टेक while operating the meter bridge. And then इस उम्मीद के साथ आगे मैं शिफ्ट कर रहा हूं कि आपको जो मीटर ब्रिज है उसको किस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने में काम आता है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे. यदि आपको कोई इसमें से पार्ट समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आगे हम करते हैं कि इस जो मीटर ब्रिज के बारे में हमने पढ़ा है, तो इसके बेस के ऊपर कोई हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब हमें आसानी लगेगी कि हाँ वाकई हम कुछ सीखे हैं इसमें. तो ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का है. आई लाइक दिस बुक सो मच. एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है तो आपको एक फिगर दिया हुआ है. इट्स अ फिगर is the same as we have done in the past. इस तरीके का आपका जो फिगर है इसको मुझे अब बनाना पड़ेगा. ये चलो ठीक है, ये स्टेप्स हो जाएंगी. ये जो स्टेप्स हैं वो ये वाला पॉइंट आपका ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा. ये कंस्ट्रक्शन आप सीख जाएंगे इससे. तो यहाँ हम अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ हम एक स्टैंडर्ड रजिस्टर लगा देते हैं. ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये वाला पॉइंट आपका मिडिल ऑफ दिस बी हो जाएगा. और ये जो स्टेप्स के जो एंड्स होते हैं वो बैटरी के साथ हम इनको जोड़ देते हैं. ये आपकी बैटरी हो गई, ये आपकी की हो गई. ओके. और सिमिलरली इसको भी आप इधर से यहाँ जोड़ देते हैं. यहाँ आपके पास एक कंडक्टिंग वायर होगी, यहाँ गैल्वेनोमीटर हो जाएगा. इसको जी से रिप्रेजेंट कर दीजिए. ये वो वायर है जो ए और सी के बीच में अपने जोड़े जिसकी लेंथ 1 मीटर है और इसके ऊपर यहाँ जो की होगा. सो ये लेंथ कोई L1 है, राइट. तो ये वाली जो लेंथ है वो 100 माइनस L1 है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज. तो इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि जो द नल पॉइंट है वो L1 इनिशियली जो ये वाला पार्ट है. ओके. This point L1 is 33.7 सेंटीमीटर. ओके. तो इस केस के लिए जो 100 माइनस L1 का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, वो बन जाएगा इट इज 66.3. 100 माइनस L1 कितना आ जाएगा 66.3. सो फिर आगे सवाल वो करते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं, if now a new resistance of 12 ohm is connected parallel with S. यदि आप इसके साथ एक नया रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं और वो 12 ओम है. ओके. ये 12 ओम रेजिस्टेंस यदि आप इसके साथ जोड़ देते हैं तो क्या होगा, जो नल पॉइंट है तो नल पॉइंट में L2 लिख लेता हूँ तो वो आ जाएगा 51.9 सेंटीमीटर. ओके. तो 100 माइनस L2 क्या हो जाना चाहिए. ओके. 100 माइनस L2 जो हो घट के हो जाएगा 48.1 सेंटीमीटर. राइट. ठीक है. आपको निकालना है R और S. यू हैव टू डिटरमिन R एंड यू हैव टू डिटरमिन S. सो फॉर दैट सेक व्हाट वी विल डू, फर्स्ट जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा, अब हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा. सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. जो पहला बैलेंसिंग पॉइंट आया उसके लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं कि जो R अपॉन 33.7. ओके. इस और इस रेजिस्टेंस की जो रेशियो आएगी इट इज इक्वल टू S अपॉन 66.3. राइट. और यहाँ से आप R और S निकाल लीजिए. R अपॉन S क्या हो जाएगा 33.7
डिवाइड बाई 66.3, राइट। सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। आर अपॉन एस की जो वैल्यू है वो आपको पता चल गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जो पहली सिचुएशन आपके पास दी हुई है। अब आपको ये कहा जाता है कि जो सेकंड स्टेज में आप थोड़ा सा इसके साथ छेड़खानी कर देते हैं, और बच्चों का स्वभाव होता भी है कि थोड़ा सा वो क्रिएटिव होते हैं, तो वो सोचते हैं ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे ट्राई टू चेक इट अप। सो यदि आप एस के साथ एक रेजिस्टेंस जो 12 ओम है उसको कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब दो रेजिस्टेंस हम पैरेलल में जोड़ते हैं, ये आपने पढ़ा है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में होते हैं, एक R1 है, दूसरा R2 है, तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा उसको आप जल्दी से निकाल सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 का फार्मूला लगा के। ओके, सो इसलिए जब आप पैरेलल में 12 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तो जो एस एस नहीं रहेगा, वो उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। वो क्या होगा, एस इंटू 12 एंड एस प्लस 12। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 12s, कॉन्स्टेंट को पहले लिख दीजिए, एंड 12 प्लस एस। सो ये हो जाएगा। तो दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में अब आपकी एक नई इक्वेशन बन जाएगी। दोबारा फिर से देखिए, अब आपकी जो न्यू इक्वेशन होगी वो नए रंग से लिखेंगे हम। ओके, ऐसा करने के बाद क्या होगा, ये जो L1 है इसका वैल्यू चेंज हो गया, ये हो गया L2। अब जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे आया है, पहले 33.7 सेंटीमीटर पर आया था, अभी आगे आएगा। तो मैं ये लिख देता हूँ कि इसकी और इसकी रेशियो जो आपके पास आ जाएगा अब R और 51.9, ये वाली रेशियो जो S है, अब S की जगह S इक्विवेलेंट आएगा। ओके, बटा रिमेनिंग पार्ट की रेशियो, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। अब आप ऐसा करिए, R अपॉन S इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है उसको भर दीजिए, ये आएगा 12S, नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा 12 प्लस S, और ये हो जाएगा 51.9 अपॉन 48.1, राइट। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क करता हूँ। ओके, आप शायद इसको काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। जरा देखिए, जरा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए जरा, इक्वेशन नंबर 1 आपको ये बताती है कि R अपॉन S की वैल्यू तो आपके लिए नोन है। मैं ऐसा करता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ से उठाता हूँ और इस पार्ट में जाकर पुट कर देता हूँ। देखिए R अपॉन S यहाँ भी है। ओके, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 12 प्लस S अपॉन 12, राइट, इंटू R अपॉन S की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 33.7 अपॉन 66.3 इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1। ओके, अब आप गौर से देखिए, आपके पास जस्ट एक अननोन पैरामीटर बचा है, और वो है जस्ट एस। अब मैं आपके 10वीं का जो मैट्रिकुलेशन का जो नॉलेज है उसको चैलेंज नहीं करना चाहता, और मैं जस्ट आपको इसको असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ। यहाँ से आप इसको सॉल्व करके एस की वैल्यू निकाल देंगे, और जिसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ समय बचाने के लिए, यहाँ से आप इसको जस्ट सॉल्व करेंगे, एस का आंसर जो है वो 13.5 ओम आएगा। तो आपसे पूछा था कि एस कितना है। ओके, अब एस पूछा था, तो एस तो आपने निकाल दिया, पर आपसे आर भी पूछा था, तो किसी की इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। सो यू विल राइट इन इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, पहली इक्वेशन आपको ये बताती है कि जो आर होगा वो होगा 13.5 क्रॉस 33.7 डिवाइड बाई 66.3, और जो इसका आंसर है ये भी आपके लिए छोड़ा जाएगा सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर आएगा 6.86 ओम। सो विद दिस वी हैव लर्नड अबाउट प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone bridge, and then construction of the meter bridge, and then working of the meter bridge, problem based upon the meter bridge। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ना चाहता, हम आपको चेक करना चाहते हैं कि आपको कितना इसका समझ आया। तो उसके लिए मैं आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ देकर जा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4।
जो फोर्थ प्रॉब्लम है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सवाल है और ये एआई ट्रिपल ई 2004 में पूछा गया है। तो आप इन सब सवालों को सॉल्व करें और इसके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें और उनको हम पढ़ लेंगे और यदि समय लगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर आपके वेरिफिकेशन के लिए बाद में डाल देंगे, पर अभी नहीं, ये बाद में डाला जाएगा। I hope that you will able to solve all these practice problems with these words. Thank you very much.